हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। आज ही सारे स्टूडेंट्स जल्दी से अपनी कक्षा को लाइव ज्वाइन कर लीजिए और आज की कक्षा को हम शुरू करते हैं। रोशनी वेरी गुड मॉर्निंग, विनीता वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने बच्चे कक्षा के साथ जुड़े हुए हैं आप सभी का स्वागत है। सो बच्चे, आज हम शुरू क्या करेंगे, आप सभी के साथ में जो यूनिट हमें शुरू करनी है, आप सभी एस्पिरेंट जानते हैं जो आज की हमारी यूनिट हमें शुरू करनी है, उस यूनिट का नाम होगा सर मेथड्स इन बायोलॉजी। मेथड्स इन बायोलॉजी, ये यूनिट का नाम है बच्चे आपका मेथड्स इन बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान में विधियां। जीव विज्ञान में विधियां बच्चे जिसको कहा जाएगा, और दोनों ही लैंग्वेज में हम इस यूनिट को अटेंड करेंगे। हमारी दोनों ही लैंग्वेज में हम इसको करेंगे बच्चे, मेथड्स इन बायोलॉजी को। देखिए बच्चे, आप सभी अब तक बायोलॉजी को पढ़ के आए हो, जीव विज्ञान को पढ़ के आए हो। अक्सर कुछ एग्जाम्स में बायोलॉजी के लिए ही हम लोग लाइफ साइंस शब्द का यूज करते हैं, कभी बायोलॉजी शब्द का यूज करते हैं, है ना। और कुछ एग्जाम में हम उस बायोलॉजी के कुछ स्पेशल सेगमेंट जैसे बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, माइक्रोटेक हो गया, बायोटेक हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग विषयों के नाम आप लोग सुनते हो। इन सारे विषयों को मिला करके अगर एक एक बड़ा शब्द आपको देखना हो, एक बड़ा शब्द आपको बच्चे बोलना हो, तो वो शब्द आपका होगा फिर लाइफ साइंस। यानी आप लोग अभी पढ़ रहे हो लाइफ साइंस। लाइफ साइंस एक ब्रॉड टर्म है, एक बड़ा नाम है आपके जितने भी सब्जेक्ट हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं उनसे रिलेटेड। ओके सर, अभी आज की यूनिट बच्चे ये आपकी मेथड्स इन बायोलॉजी के नाम से जिसको आप लोग कहते हैं, ये आपका जो सिलेबस है बच्चे, उस सिलेबस के अंदर यूनिट नंबर 13 ये आपको दी गई है। यूनिट नंबर 13 है बच्चे। टोटल आपके सिलेबस में लाइफ साइंस जो होता है बच्चे सब्जेक्ट आपका, उसमें 13 यूनिट टोटल है आपकी, और 13 यूनिटों में सबसे लास्ट यूनिट आपकी यूनिट नंबर 13 है। और यही यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिससे क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर आने हैं, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है यूनिट ये, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, और क्वेश्चंस की संख्या हमेशा से बहुत ज्यादा रही है इस यूनिट से, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी बन जाती है बच्चे। अब कॉम्प्लिकेटेड मतलब ये होता है कि नॉर्मली आप लोग जो बायोलॉजी जीव विज्ञान अपने स्कूल में कॉलेज में पढ़ के आते हो ना, वहां पर इस यूनिट के अंदर जो कंसेप्ट शामिल हैं वो आप नहीं पढ़ते हो कहीं पे भी। वो कॉलेज के अंदर अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो आप पढ़ के आए होंगे, चाहे आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, चाहे मास्टर्स डिग्री आपने जब करी हो तब पढ़ा हो, तो वहां पर में भी आप पढ़ के आए हो। बट इसके जो टॉपिक्स है ना हमारे सिलेबस में इतने ज्यादा बिखरे होते हैं कि हम उनको इकट्ठा कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन बच्चे इस समस्या का समाधान आपका आज से हो गया है। अभी आप कहोगे सर 13 यूनिट, 13 यूनिट, लास्ट यूनिट, हम इसको क्यों पढ़े पहले। देखो मेरे भाई, इसके पीछे का लॉजिक क्या मैं आपको समझा देता हूं। इस यूनिट के अंदर मैंने नाम क्या बताया, मेथड्स इन बायोलॉजी, जीव विज्ञान में विधियां। मैंने ये क्यों बोला आपको कि लास्ट यूनिट है, बट ये आप सबसे पहले शुरू करने वाले हो, क्योंकि बच्चे आप पूरी जो बायोलॉजी पढ़ोगे ना, अपनी कंप्लीट लाइफ साइंस पढ़ोगे, जैसे ही गहराई में जाओगे तो कोई ना कोई मेथड इस यूनिट से आ जाएगा, कोई ना कोई मेथड इस यूनिट से आ जाएगा आपका। आप कुछ भी करेंगे हर जगह पे कोई ना कोई मेथड यहां से उठ के जरूर आएगा आपका। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो, एक तो होता है मोटा मोटा पढ़ना, मोटा मोटा पढ़ना है तो आप कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गहराई तक जाना, हर चीज के अंदर इमेजिनेशन करना है, तो बच्चे फिर आपको ये यूनिट जो है इसको अच्छे से आपने इसका पूरा फाउंडेशन आपने तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका परफॉर्मेंस और बेटर होगा बच्चे। तो शुरू करते हैं सर, मेथड्स इन बायोलॉजी, सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे ज्यादा मार्क नंबर देने वाली, और आसान इसको इतनी बना दूंगा बच्चे, आप जिंदगी में कहीं भी पढ़िएगा, इससे आसान ये यूनिट आप कभी नहीं सीख पाओगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा आप हिंदी पढ़ रहे हो, इतनी सिंपल बना दूंगा इस यूनिट को मैं आपके लिए। तो किया जाए बच्चे शुरू, आइए करते हैं स्टार्ट। मेथड्स इन बायोलॉजी के अंदर लगभग हम इस यूनिट को बच्चे 7 से 8 पार्ट में बांटेंगे। हमारे 7 से 8 भागों में ये बटी होगी, और हर एक पार्ट में बहुत सारे सब टॉपिक्स होंगे। तो
अलग अलग पार्ट्स के अंतर्गत जो जो सब टॉपिक्स आते हैं वो सारे सब टॉपिक हमें भी अलग अलग करने पड़ेंगे बच्चे, एकदम से सबको मिक्स नहीं करना है हमें। सबसे पहली बात आती है इसका पहला पार्ट जो इस यूनिट में आपको पढ़ना है बच्चे, उसका पहला पार्ट क्या है सर? पहला पार्ट होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड recombinant DNA मेथड्स। ये लीजिए बच्चे, सिंपल शब्दों में बोलें तो आणविक जीव विज्ञान एवं पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक। ठीक है, समझ गए बच्चे? तो ये हमारा पहला पार्ट होगा, पहला भाग होगा इस यूनिट के अंदर जो आप लोग अभी पढ़ोगे। मैंने कहा ऐसे ऐसे आपके लगभग 8 भाग हैं, लगभग 8 पार्ट में ये यूनिट आपके डिवाइड है, ऐसे ऐसे 8 भाग में डिवाइड है। पहला भाग आपका आणविक जीव विज्ञान और पुनर्संयोजित डीएनए के जो विधियां हैं, जो तकनीक हैं, उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। कहोगे सर क्या मीनिंग है इसका? आपने लिख तो दिया, लेकिन सर क्या मीनिंग है, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? बच्चे इसके अंदर मैं अगर शॉर्ट में आपको कुछ ही शब्दों में मेंशन करूं तो ये जो पहला पार्ट आपके सामने लिखा है, इसमें डीएनए, आरएनए और जो प्रोटीन वगैरह होते हैं, उन सबको अगर मान लीजिए आपने भविष्य में किसी डीएनए का उपयोग करके और कोई ऐसी प्रोसेस करनी है जिससे ह्यूमन को बेनिफिट होता हो, और आप ह्यूमन के बेनिफिट के लिए किसी डीएनए का यूज करना है, और मान लो वो डीएनए आपको बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, हो सकता है किसी प्लांट से प्राप्त हो रहा हो डीएनए, आपको कहीं से भी प्राप्त हो सकता है बच्चे वो डीएनए आपको अलग करके और उस डीएनए का यूज करके आपने ह्यूमन के वेलफेयर में, हमारे मानव के लाभ के लिए यूज करना है। तो उस डीएनए को, उस आरएनए को, जो भी चीज़ आपको निकालनी, किसी बैक्टीरिया से निकालनी है, किसी प्लांट से निकालनी है, कैसे निकालोगे? ये सबसे मेन पॉइंट होगा, मेन लॉजिक होगा इस यूनिट के अंदर बच्चे, कि किस प्रकार से हमारे द्वारा उसको निकाला जाए। ये हमारा मेन विषय होगा इस पार्ट में पढ़ने का। उसको प्योर कैसे किया जाए, कौन कौन से मेथड्स होंगे उसको प्योरीफाई करने के, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सर। और इतनी मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आप सभी पढ़ने के लिए आए हैं, तो आपका बेस जैसा भी हो, लेकिन यहाँ पर आपका बेस, आपका कॉन्फिडेंट 100% रहना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में आपको एक टर्म आपको मेंशन करते हुए चलूँगा, कोई टर्म आपकी छूटने वाली नहीं है। लेकिन इतना भी डम्ब ना हो कि आपने डीएनए ही नहीं सुना हो कि क्या चीज़ होती है। जब डीएनए यूज़ करता हो तो इतना तो पता होना चाहिए कि सर डीएनए कोई चीज़ ऐसी होती है, बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जीन होता है, क्रोमोसोम होता है, इतना आइडिया आपको होना चाहिए भाई। ठीक है, क्योंकि जिस बच्चे का स्तर एक सिपाही का एग्ज़ाम क्लियर करने का नहीं है, अगर वो बच्चा सोचे कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहा हूँ, रिसर्चर बनने जा रहा हूँ, तो देखो फिर वो बीच का गैप है ना, वो तो दुनिया में कोई नहीं भर सकता। समझ रहे हो बात को? अब कांस्टेबल बनने का लेवल का मेरा मतलब ये है कि वो जब मेरे मुख से शब्द सुने, डीएनए है, आरएनए है, या कोई चीज़ ऐसी मैं बोलूँ, तो उसको एटलीस्ट बस इतना होना चाहिए, इतना उसके मस्तिष्क में आ जाए कि हाँ यार ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी हैं, ऐसा कुछ होता था। आनी नहीं चाहिए उसको, वो तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन इतना सुना हुआ होना चाहिए कि हाँ डीएनए नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि पूरी जो सिलेबस पढ़ोगे उसमें तो आप 1000 बार पढ़ोगे इन चीज़ों को, 1000 बार पढ़ोगे, लेकिन सारी यूनिट्स एक दूसरे से रेलिवेंट हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं सारी की सारी इकाइयाँ, तो हर यूनिट जा करके आगे जुड़ेंगी मेरे भाई। ठीक है, हाँ इतना आप ध्यान रखिएगा कि समथिंग 40% हिस्सा आपके सिलेबस का ऐसा होता है जो आपके लिए बिल्कुल यूनिक होता है। 60% आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी घबराने की, 60% टॉपिक्स वैसे ही होते हैं जैसे आप लोग आज तक पढ़ते आए हो। बस मेरा स्पेशलाइजेशन होगा, मैं आपको पूर्णतः गहराई के अंदर उनको समझाऊंगा, दैट्स इट। चलिए कालिता, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। आइए सर, समझते तो मैंने कहा ये जो पहला पार्ट आपके सामने लिखा है मैंने, अभी मैं टर्म्स को भी नहीं समझा रहा कि क्या क्या लिखा हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हम लोग पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब आणविक जीव विज्ञान, यानी जिसके अंदर अणुओं की स्टडी करी जाती है, डीएनए, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की स्टडी की जाती है।
रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड का मतलब होता है कि जिन अणुओं की हम स्टडी कर रहे हैं उनको रिकम्बाइन करेंगे, मतलब किसी का डीएनए उठा करके किसी दूसरे के डीएनए के साथ कंबाइन कर दिया, तो फिर जो नया डीएनए बना वो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट होगा। तो ये कॉम्बिनेशन करेंगे ना हम, इन सारी चीज़ों के लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज़ होता है उसकी स्टडी हम लोग बच्चे यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है सर, इतनी सी बात हमें समझ में आ गई। तो आ जाइए बच्चे, शुरुआत करते हैं। अब ये तो हमारा, मैंने कहा भाई हमारे यूनिट का नाम है मेथड्स इन बायोलॉजी, जिसको हम 8 पार्ट में बांट के पढ़ने वाले हैं। ये पहला पार्ट था और इस पार्ट के अंतर्गत अब सब टॉपिक आएंगे आपके बहुत सारे। तो आ जाइए, शुरू कर दिया जाए उन सभी को। सबसे पहला है बच्चे, सबसे पहला जो हमारा सब टॉपिक है इसमें, आइसोलेशन, आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन, आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ डीएनए, ऑफ डीएनए, आरएनए या प्रोटीन बोल सकते हो बच्चे। ठीक है, अलगाव, आइसोलेशन अलगाव, व प्योरिफिकेशन मतलब शुद्धिकरण, अलगाव व शुद्धिकरण किसका मेरे भाई, कोई भी बायोमोलिक्यूल हो सकता है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है मेरे भाई। तो इन सबको आइसोलेट करना है, अलग करना है। मैंने क्या कहा आपको, एक बात बोली ना मेरे भाई आपको मैंने कि भाई ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन सारे मॉलिक्यूल्स को हमें अलग करना होता। क्यों? क्योंकि हम अपने बेनिफिट की कोई ना कोई चीज़ बनाएंगे, तो हमें किसी न किसी ऑर्गेनिज्म से डीएनए आरएनए को निकालना तो पड़ेगा भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम गए और तुमने जा करके हाथ डाला उस ऑर्गेनिज्म के मुख के अंदर से एक डीएनए निकाल लिया, ऐसे तो निकल नहीं सकता। निकालने के लिए बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे मेथड्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो सीक्वेंस में आप लोगों को सीखना पड़ेगा आज वो। पहले मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, क्या मेरी बातें आपको अच्छी लगी या नहीं, कि हाँ सर यहाँ से हमारा बेस अच्छे से क्लियर हो रहा है? एक बार मुझे बता दो कमेंट करके, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए सर, आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन पे आते हैं अब लोग, किस प्रकार से होगा। ठीक है सर, देखो भी जीवित कोशिकाओं से जो हमारे पास लिविंग सेल हैं, उन लिविंग सेल से डीएनए का शुद्धिकरण। अच्छा मैं पहले डीएनए पे आता हूँ। पहले जो बात होंगे ना, मैंने कहा डीएनए को अलग करना भी सीखेंगे हम लोग, आरएनए को अलग करना भी सीखेंगे, प्रोटीन को अलग करना सीखेंगे, लेकिन पहली बात हो रही डीएनए की। मेनली हमारे पास डीएनए आरएनए दोनों को अलग अलग से हमें निकालना सीखना है बच्चे। तो पहली बात हो रही है डीएनए के विषय में। ठीक है, डीएनए के विषय में और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और सबसे ज़्यादा समझने की बात भी आपकी यही है। तो डीएनए की अगर मैं बात करूं, हमारी जो आणविक आणविक जीव विज्ञान है बच्चे, मोलिकुलर बायोलॉजी है, जो आपने शुरू किया भी पढ़ना आणविक जीव विज्ञान, यानी कि सर जो हमारी मोलिकुलर बायोलॉजी है, उसके अंतर्गत सबसे सबसे मुख्य जो काम है हमारा, सबसे मुख्य काम क्या होता है बच्चे? सबसे मुख्य काम होता है, सबसे सेंट्रल पार्ट होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को अलग करना, डीएनए का अलगाव करना बच्चे। ये डीएनए का अलगाव करना सबसे मुख्य पार्ट होता है, याद रखिएगा आप लोग। किसी भी सेल से डीएनए को हम अलग करते हैं, सबसे मेन काम यही होता है हमारा पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है सर, इसमें हम डीएनए आरएनए को, बाकी हम डीएनए का आइसोलेशन मैंने कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए को हम जितने भी बाकी के बायोमोलिक्यूल हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, उन सब से अलग करते हैं। आरएनए की बात होगी तो आरएनए को अलग करते हैं इन सब से। जिस चीज़ को हमें अलग करना है उसको अलग किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है सर? ये हमारा करते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है सर। अच्छा बच्चे, अभी मैं आपको डीएनए को अलग करने की पूरी प्रोसेस पे लेके आऊँगा, पूरे मेथड पे लेके आऊँगा, सारे स्टेप आपको बताऊँगा। बट वो स्टेप समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक इंटरफेस आपके मस्तिष्क में मैं तैयार करता हूँ। इंटरफेस क्या है कि सर डीएनए को डीएनए को अलग करने डीएनए को अलग करने की प्रक्रिया में
समस्या क्या उत्पन्न होती है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा, तब आप अलग करने का मेथड सीख पाओगे। समस्या क्या है? समस्या होती है बच्चे, एक होता है डीएनएज एंजाइम। डीएनएज एंजाइम बच्चे उसको कहा जाएगा सर। सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न करता है डीएनएज एंजाइम। अभी हम अलग करना सीखेंगे, लेकिन अलग करना सीखेंगे तो बार बार जिक्र आएगा एक एंजाइम का, डीएनएज का जिक्र आएगा, उसके बाद आरएनएज का भी जिक्र आएगा। फिलहाल डीएनए के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो अब ध्यान रखिएगा जब भी आप उसको अलग करेंगे, अभी सारे स्टेप मैं बताऊंगा अलग करने के, बट अलग करने की प्रक्रिया में बच्चे कौन सा एंजाइम है जो समस्या क्रिएट करेगा, वो करेगा डीएनएज एंजाइम। आज के बाद दिमाग में छप जाना चाहिए डीएनएज एंजाइम। बार 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 ये एंजाइम का यूज होगा, और इतने क्वेश्चन बन चुके हैं आपके एग्जाम्स में, आप सोच भी नहीं सकते इस डीएनएज एंजाइम की प्रोसेस से क्या समस्या उत्पन्न करता है मेरे भाई। ये डीएनएज एंजाइम जो है ना, ये हमारे डीएनए को तोड़ सकता है। जब आप क्या करेंगे, ये हमारी बॉडी में होता है, कहाँ कहाँ होता है मैं बताऊंगा अभी। आपने डीएनए निकालना चाहा तो डीएनए निकालोगे तो उसके अंदर डीएनएज भी होगा। हमारी बॉडी की बहुत सारी जगह पे डीएनएज होता है, ब्लड के अंदर होता है, पैनक्रियाज में होता है। तो ये डीएनएज क्या करता है, डीएनए के टुकड़े काट सकता है, तो ये समस्या उत्पन्न करता है। इसको रोकने के तरीके बताऊंगा, कैसे एक्टिव होता है, कैसे डीएक्टिव होता है, सारी बातें बताऊंगा। तो मेरे भाई ये डीएनएज एंजाइम जो है ना, ये आपका जो डीएनएज एंजाइम है सर, एक बात समझिएगा आप, ये डीएनए को तोड़ने की क्षमता रखता है। डीएनए को तोड़ने की क्षमता रखता है मेरे भाई, ठीक है। डीएनए को तोड़ने की क्षमता रखता है। समझ में आ गई बात आप सभी को? डीएनए को तोड़ने की क्षमता रखता है मेरे भाई, ये याद रखिएगा। तो इसलिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। जब हम डीएनए को अलग करेंगे ना बैक्टीरिया वगैरह सेल से, तो ये डीएनए को ही नष्ट कर देगा, तो हमें प्राप्त क्या होगा, कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो ये समस्या उत्पन्न कर सकता है। अभी कैसे उत्पन्न करेगा, कब करेगा, वो हम प्रोसेस में सीखेंगे, मेथड में सीखेंगे। पहले मैं आपको मेथड से पहले आपका बेस बना रहा हूं मेरे भाई। और एक ध्यान रखिएगा, पहली बार में पढ़ते हो तो चीजें ऐसा लगता है यार बहुत गहरी प्रोसेस है, कुछ भी नहीं होगी। दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार कितनी इंटरेस्टिंग बात और कितनी आसान सी बात है। बट एक बार अपने मस्तिष्क को पेशेंस में रखना मेरे भाई, ताकि अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आप लोग अग्रसर रहें। ओके सर। अब ये डीएनए जो है ना, ये दो प्रकार का होता है। ये डीएनए एंजाइम जो मैंने कहा, ये दो प्रकार का होता है। डीएनए एंजाइम टू टाइप होती हैं बच्चे, इसकी दो प्रकार की होती हैं। पहली टाइप होती है डीएनएज 1 कहा जाता है जिसको। पहली टाइप होती है सर डीएनएज 1, इसको कहा जाता है, ठीक है। डीएनएज 1 इसको कहा जाता है। समझ में आ गई बात? डीएनएज 1 के नाम से इसको जाना जाता है हमारे द्वारा, ठीक है। ओके सर, डीएनएज 1 के नाम से हम जानते हैं। डीएनएज 1, अच्छा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मेरे भाई? फुल फॉर्म होती है सर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिएज एंजाइम। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिएज एंजाइम मैं लिख देता हूं नीचे, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिएज एंजाइम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। मतलब चाहे कोई भी हो, चाहे डीएनएज की कोई भी टाइप हो, तो ये फुल फॉर्म तो आपकी यही रहेगी बच्चे, ठीक है। और इसकी हिंदी इंग्लिश नहीं होती, कभी कहो सर इसकी भी हिंदी बताओ, ऐसा नहीं होता। इसकी खास बात क्या होती है, डीएनएज 1 जो एंजाइम है, दो प्रकार के होते हैं, मैंने पहले 1 की बात कर रहा हूं। अब ये डीएनएज 1 जो है सर, यह है सिंगल स्ट्रैंड व डबल स्ट्रैंड दोनों ही प्रकार के डीएनए को काट सकता है। आप सभी ने पढ़ा बच्चे कि डीएनए हमारा
मोस्टली केस में ऐसे डबल स्ट्रैंड में होता है। अच्छा, कुछ हमारे डीएनए सिंगल स्ट्रैंड वाले भी होते हैं, ठीक है ना, दोनों प्रकार के होते हैं बॉडी के अंदर। मोस्टली हमारे डबल स्ट्रैंड के होते हैं, कुछ डीएनए हमारे सिंगल स्ट्रैंड के भी होते हैं। जो डीएनए हमारे न्यूक्लियस में नहीं होते, न्यूक्लियस से बाहर होते हैं ना, कोशिका के किसी दूसरे अंगों में होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो मतलब जो दूसरी जगह पे होते हैं वहां पे डीएनए आपके सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकते हैं। तो ये जो है ना, ये आपका सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को मतलब एक कुंडली वाला, एक कुंडलित डीएनए और द्विकुंडलित डीएनए, दोनों ही डीएनए को बच्चे काट सकता है। जो डीएनए 1 है, ये दोनों डीएनए को काटने की क्षमता रखता है, डीएनए आपका सिंगल स्ट्रैंड भी और वो भी। दूसरी बात ये है, ऐसे कोई फिक्स जगह नहीं होती कि यहीं से काटेगा, रैंडम कहीं से भी काट देता है। ये रैंडम मतलब अनिश्चित, अनिश्चित जगह पर काटता है, अनिश्चित जगह पर काटता है मेरे भाई, ठीक है, अनिश्चित जगह पर काटता है, याद रखेगा इस बात को। तो रैंडम जगह पे काटता है, अनिश्चित जगह पे काटता है बच्चे, आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। रैंडम जगह पे कट लगाएगा, वहीं से काट देगा। एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मली कुछ हमारे पास ऐसे एंजाइम हैं जो डीएनए को फिक्स है कि मैं तो यहीं से काटूंगा, लेकिन इसका ऐसा फिक्स नहीं है। अब कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कौन कहाँ से काटता है? उसी के लिए तुम लोग पढ़ने आए हो। अपने आप को समय दो, एक ही जगह पे सब कुछ क्लियर करने की कोशिश मत करना बच्चा, नहीं तो कुछ भी क्लियर नहीं कर पाओगे। अगर इतनी छोटी सी बात होती ना, ये पढ़ना आप इस लेवल के, आपको लाइफ साइंस पढ़ना, इतनी छोटी सी बात होती तो हर एक बच्चा इसे मास्टर होता। हर एक बच्चा मास्टर नहीं है, कुछ चंद बच्चे ही मास्टर होते हैं इस विषय पे इतनी गहराई तक। तो इसका मतलब होता है कि उन्हें पैसेंस चाहिए, उनको हर लेवल पे एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग लेवल पे अलग अलग यूनिट्स में जाना जाएगा आपको, बट तब तक के लिए चीज़ों को समझते चलना पड़ेगा। ओके सर, तो ये रैंडम जगह पे काटता है, अनिश्चित जगह पे काटता। अब कहोगे सर ये थोड़ी क्वेश्चन पूछेगा हमसे। देखो बच्चे, आपके पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताइए 4 ऑप्शन दिए, 4 आपको स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से कौन कौन सी सही है। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें वहां पे आती हैं। अब आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही होती हैं, आपको ए और बी सही है, बी और सी सही है, या ए बी सी तीनों सही है, तो बच्चे उसके लिए आपको हर छोटी छोटी बात का भी याद रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं जो बातें लिखता हूँ पॉइंट करके अलग से लिखता हूँ, आपको याद रहे, आप लोग उस चीज को भूले ना। ओके सर, रैंडम साइट पे काटता है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं बच्चे? अब कहोगे सर उपयोग, ये तो नुकसान करता है सर, ये तो हमें नुकसान कर रहा है सर, हमारे डीएनए जो है उसको काट रहा है, हम उपयोग क्या करेंगे? लेकिन इसका भी यूज है। कहाँ पे है? लेबोरेटरी में। डीएनए 1 जो है इसका यूज करते हैं, कहाँ पे करते हैं मेरे भाई? लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में। कहोगे सर कैसे? एक बात बताओ, जब आप लोग डीएनए का प्योरिफिकेशन करते हो, डीएनए को आइसोलेट करते हो, किसी बैक्टीरिया किसी भी सेल से डीएनए निकालते हो, तो आपको डीएनए को बचाना है, कटना नहीं है आपको। तो भाई ये नुकसान कर रहा है। लेकिन मान लो आपको उस सेल से डीएनए नहीं लेना, आपको आरएनए लेना है। आपको उस बैक्टीरिया की सेल है या प्लांट की सेल, उसमें से आपको डीएनए चाहिए ही नहीं, आपको तो आरएनए निकालना है। तो फिर आप क्या सोचोगे? भाई कोई डीएनए को काट दो यार, हमें तो आरएनए चाहिए बस, कोई तो आओ जो डीएनए को काट दे। तब तुम कहोगे भाई यही तो हमारा साथी है, इसको आने दो, काट दे भाई डीएनए को, तब हमारा आरएनए प्राप्त होगा। तो उस सिचुएशन में कर सकते हैं ना। तो मतलब लेबोरेटरी के अंदर जब आप आरएनए का आइसोलेशन करते हो तब हमें यूज होता है ये, ठीक है। यानी आरएनए जो है आपका, उसका मेरे भाई जब हम अलगाव करते हैं, आरएनए जो है ना मेरे भाई, उसका हम लोग जब अलगाव करते हैं तब क्या होता है, तब इसका यूज होता है। तो लेबोरेटरी में यूज भी है डीएनए एंजाइम का, ऐसा नहीं कि नहीं है सर, सबको काट सकता है ये। ओके सर, समझ में आ गई बात। अब यार काम कैसे करता है ये? देखो इतना तो आप समझ गए सर, ये केवल डीएनए को काटता है, ये आरएनए से तो इसका कोई दुश्मनी नहीं है, आरएनए को बिल्कुल सुरक्षित रखता है। अब ठीक है सर, काट दिया, ये डीएनए को काटता है, कैसे? कैसे काटेगा मेरे भाई? जब इसको आप लोग एक्टिव करोगे, एक्टिव होगा जब ये सक्रिय होगा तभी तो काट पाएगा, इनएक्टिव होगा तो नहीं काट पाएगा। हमारे पास सारी चीजों के लिए मेथड है, ठीक है, सारी चीजों के लिए मेरे भाई मेथड है हमारे इसको। ओके सर, डीएनए जो होता है मेरे भाई, एक बात समझना आप,
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अलग से इधर लिख रहा हूं। एक बात इधर लिख रहा हूं, इसी से संबंधित है। ये जो आपका डीएनएज एंजाइम है जिसकी आप लोग बात कर रहे हो, डीएनएज एंजाइम को, डीएनएज एंजाइम को एक्टिव करने के लिए, डीएनएज एंजाइम को बच्चे एक्टिव करने के लिए, ठीक है, यानी इसको सक्रिय करने के लिए कि भाई तू अपना काम कर, इसको अपना काम करने के लिए मेरे भाई किसकी आवश्यकता होती है? मेटल के आयंस की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? इसको नीड होती है, आवश्यकता होती है बच्चे किसकी? मेटल आयंस की, मेटल आयंस की, धातुओं के आयन। सामान्यतः कौन से आयन? आयन मतलब जिसपे चार्ज होता है। कौन से? सामान्यतः इसको चाहिए होते हैं जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव। ये मेटल आयंस अगर है ना वहाँ पे तो ये काम कर लेगा। ये मेटल आयंस होंगे बच्चे तो ये अपना काम पूरी तरह से कर लेगा, ठीक है ना। मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन, इन दोनों की इसको आवश्यकता होती है। ये दोनों हैं तो डीएनएज एंजाइम अपना काम करेगा। अच्छा, अब यहाँ से एक पॉइंट निकल गया, एग्जामिनर ने क्वेश्चन डाल दिया घुमा फिरा के कि भाई डीएनएज एंजाइम को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो रोकने के लिए वही काम करना पड़ेगा जिसके बिना वो काम नहीं कर सकता। क्या करना पड़ेगा? कैल्शियम मैग्नीशियम को हटाना है, समझ गए? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन को हटाना है। ये नहीं है तो काम नहीं कर पाएगा। तो डीएनए को बचा भी सकते हैं हम, मैंने कहा था ना हमारे पास बचाने के मेथड हैं। तो डीएनए को बचाना है तो इन दोनों को रोक दो, हो जाएगा। इसको रोकने के तरीके सिखाऊंगा सारे जब मैं डीएनए का, अभी तो मैं आपको टॉपिक शुरू भी नहीं किया है, पहले मैं आपका इंटरफेस बना रहा हूँ जिन जिन शब्दों का यूज होने वाला है। सामान्यतः क्या होता है कि रैंडमली बुक्स में सब जगह पे सीधा ही आपको जो कहानी लिख देते हैं, बिना इंटरफेस के कैसे समझ में आएगा? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है सर। कहाँ पाया जाता है ये डीएनएज एंजाइम? ये आपका, मैंने एक तो ब्लड की प्लाज्मा में पाया जाता है हमारे शरीर में। ये डीएनएज 1 कहाँ पाया जाता है बच्चे? ये प्यारे बच्चे आपका ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, और ये पेनक्रियाज में होता है सामान्यतः, अग्नाशय। और हमारे रक्त का प्लाज्मा मतलब जो रक्त का हमारा लिक्विड वाला पार्ट होता है ना वो। अच्छा, ये डीएनए को काटता है, कैसे काटता है? तो याद रखना, डीएनए के अंदर एक बॉन्ड होता है बच्चे, डीएनए के अंदर एक बॉन्ड होता है बच्चे, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फो डाई ईस्टर बंद होता है बच्चे। इस बॉन्ड को काट देता है ये, इस बॉन्ड को काट देता है। देखो कई प्रकार के बॉन्ड होते हैं बच्चे, अभी आपको ये नहीं जानना है कि सर ये बॉन्ड कैसे बनता है, कहाँ होता है। हर एक चीज का जवाब आपको अपने अपने टॉपिक्स में मिलेगा। जब मेथड्स पढ़ रहे हो तो मेथड्स पढ़िए, जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, जब आप बॉन्ड पढ़ रहे हो, जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो फिर बायोकेमिस्ट्री पढ़िएगा। हर चीज का जवाब आपको अपनी अपनी यूनिट में मिलेगा, लेकिन कंसंट्रेशन हमें मेन यूनिट पे रखना है। क्योंकि मेरे पास छोटा मोटा एग्जाम नहीं है कि जहाँ पे फैक्ट चल रहे हैं, बस ये फैक्ट आ गई वो फैक्ट आ गया, ऐसा नहीं मेरे भाई। चीज़ें हमारे रिलेटेड होएंगी आगे चल के, बट आपको भी संतुलित अवस्था में प्रिपरेशन करना है। तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, डीएनए के अंदर बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, उसको काटता है, उसको काटने से डीएनए कट जाता है। तो ऐसे अपना काम करता है, एक्ट करता है बच्चे, ठीक है सर। फिर बारी आती है डीएनएज 2 की। ये पहली टाइप थी डीएनएज 1। इस एंजाइम की एक और टाइप होती है सर, डीएनएज 2। अब कुछ बातें इसके विषय में भी देखो आप लोग, इसके विषय में भी देख लेते हैं सर क्या खास बात है। देखो भाई डीएनएज 2 जो होता है ना, ये डीएनए को हमेशा नहीं काटता। एक पीएच वैल्यू होती है 5 के आसपास, मतलब ये डीएनए को कब काटेगा? डीएनए को मेरे भाई काटता है, डीएनए को काटता कब? जब पीएच मान 5 के आसपास हो। मतलब कहने की बात यह हो गई
कि अगर जहाँ पर भी ये है वहाँ पे एसिडिक मीडियम है, अम्लीय माध्यम है, 5 के आसपास पीएच वैल्यू है, तो ये अपना काम करता है, वैसे काम नहीं करता ये। तो इतनी पीएच वैल्यू जो होगी तभी अपना काम करेगा। और इसको मेरे भाई किसी भी प्रकार से इसकी आवश्यकता नहीं होती है, इसको कोई मेटल आयन की आवश्यकता होती है नहीं होती है। नो नीड मेटल आयंस, जैसे पिछले को काम करने के लिए चाहिए थे, इसको धातु आयनों की आवश्यकता नहीं होती है मेरे भाई। ठीक है, धातु आयनों की आवश्यकता नहीं होती। इसको काम कहाँ पर काम कर सकता है ये एंजाइम, हमारे शरीर में कहाँ रह के काम कर सकता है? तो ये काम कर सकता है लाइसोजाइम, ये एसिडिक एंजाइम होते हैं ना, लाइसोजाइम यहाँ कर सकता है। अच्छा, हमारे स्टमक होता है, हमारा अमाशय जो है वहाँ पर भी तो एसिड होता है, HCl रिलीज होता है, वहाँ भी एसिडिक मीडियम होता है, वहाँ कर सकता है मेरे भाई। अच्छा, फिर हमारी इम्यून सेल जो हैं, रोगों से लड़ने वाली जो कोशिकाएं हैं, इम्यून सेल, तो इम्यून सेल में भी काम कर सकता है। इम्यून सेल में कैसे? हमारी इम्यूनिटी जो बॉडी को देती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी होती है। तो रोगों से लड़ने का मतलब क्या है? मान लो कि बाहर से कोई डीएनए आया हमारी बॉडी में, मान लो बैक्टीरिया आया, तो बैक्टीरिया हमारे शरीर में आएगा तो अपना डीएनए छोड़ेगा ना, तभी तो उसकी संख्या बढ़ेगी। तो वो जो डीएनए छोड़ रहा है, ये क्या करेंगे? इम्यून सेल के अंदर ये डीएनए एंजाइम होता है, नष्ट कर देगा उसका डीएनए। तो बैक्टीरिया का डीएनए नष्ट कर दिया मतलब बैक्टीरिया को खत्म किया। तो अब ये नहीं समझना है कि डीएनए एंजाइम हमारे लिए ही शत्रु है, सिर्फ हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है भाई। हमारी बॉडी में बाहर से बीमारी फैलाने वाले एजेंट आते तो उनके डीएनए को भी तो मारना है किसी को, वहां पे भी काम करता है ये। तो 3 जगह पे आपका ये काम करता है, यानी 3 जगह पे रह के डीएनए को नष्ट कर सकता है मेरे भाई। ठीक है, और ये क्या करता है? ये डीएनए के अंदर जो फॉस्फेट बॉन्ड होता है ना, उसको तोड़ता है। ये क्या करता है? ये फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ता है। ये डीएनए में जो फॉस्फेट बॉन्ड है उसको तोड़ता है बच्चे। ठीक है, तो ये ऐसे काम करेगा। ओके सर, उम्मीद करता हूँ बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, अच्छी प्रकार से क्लियर हो गई होगी। ये डीएनए एंजाइम मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया भाई। इंपॉर्टेंस यही है कि कोई बाहर का डीएनए हमारी बॉडी में आता है बीमारी फैलाने के लिए, तो ये नष्ट करेगा उसको। आरएनए का हम आइसोलेशन करते हैं तब ये बेनिफिशियल हमारे लिए होता है, और हमारे शरीर को इम्यूनिटी पावर देता है। ये सारे काम में बेनिफिट भी मिलता है, हमें नुकसान भी होता है। तो अभी तक आपने जो समझा है बच्चे, मुझे एक बार बता दीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर क्लियर हो गया है प्यारे बच्चे तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। यस, कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बता दीजिए कि हाँ सर यहाँ तक हमें क्लियर हो गया, समझ में आ गया है, फिर आगे बढ़ा जाएगा हमारे द्वारा। चलिए, तो अभी तक हमने बच्चे सीखा क्या है? हमने मेथड्स इन बायोलॉजी हमारे यूनिट को शुरू किया, हमारे जीव विज्ञान में विधियाँ, और उसके अंतर्गत मैंने कहा कि मैं 8 अलग अलग पार्ट में आपको यूनिट पढ़ाऊंगा। तो पहला पार्ट जो था, इसके अंतर्गत मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान, और आरएनए को रिकॉम्बिनेशन करने वाली तकनीक या डीएनए को रिकॉम्बिनेशन करने की तकनीक या मेथड्स, ये पहला पार्ट हमारा शुरू हुआ, जिसमें हमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स वगैरह को एक दूसरे से सेपरेट करने के मेथड्स हमें पढ़ने होते हैं। तो हमने सबसे पहला शुरू किया डीएनए का आइसोलेशन, यानी डीएनए को हमने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया कि उसको हम अलग कैसे करेंगे बच्चे। और उसी डीएनए को अलग करने की प्रोसेस में हमने अपनी प्रक्रिया को शुरू करने से पहले ये सीखा है कि भाई कौन कौन सी टर्म्स का यूज होने वाला है। तो डीएनएज एक शब्द है, बार बार आएगा, तो मैंने पहले डीएनएज आपको क्लियर कर दिया मेरे भाई, क्योंकि डीएनएज क्लियर होगा फिर आरएनएज भी इसके साथ ही क्लियर होएगा आपको। जैसे ही जिक्र आएगा तो आप समझ जाओगे फिर। चलिए, रोशनी, विनीता, ओके भाई, चलिए बच्चे बढ़ा जाए आगे। ओके सर, अब ये जो डीएनएज है ना मेरे भाई, जब मैं आपको डीएनए को आइसोलेट करने का मेथड अभी मैंने शुरू नहीं किया है, वो मेथड जैसे ही मैं शुरू करूंगा तो फिर बार बार कुछ बड़े बड़े केमिकल का जिक्र आएगा,
बहुत सारे बड़े बड़े केमिकल्स का जिक्र आएगा आपके सामने। तो उन्हीं बड़े बड़े केमिकल्स में से मैं आपको कुछ पढ़ाता हूं, और वो किस पर्पज से होगा? जो डीएनएज है इसको इनएक्टिव करने वाले फैक्टर्स, ठीक है। तो डीएनएज को असक्रिय करने वाले फैक्टर्स, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डीएनएज को इनएक्टिव कर सकते हैं? देखो बच्चे, हम अगर आरएनए को सेपरेट करना चाह रहे हैं तो डीएनएज को काम करने देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसकी आवश्यकता है हमें। लेकिन हम डीएनए को ही सेपरेट अगर करने जा रहे हैं, लेकिन अगर डीएनए को ही हमें सेपरेट करना है, तो फिर हमें इसको इनएक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए को तो तोड़ देगा फिर ये। तो इनएक्टिव करने के मेथड क्या क्या हैं वो देख लेते हैं बच्चे, ठीक है। सबसे पहला मेथड होता है बच्चे, आपने सुना होगा, जिसको बोलते हैं EDTA। एक केमिकल है EDTA, बड़े विस्तार से समझाऊंगा इसको भी मैं। EDTA, ये फुल फॉर्म इसकी याद रखनी पड़ेगी बच्चे, अक्सर एग्जाम्स में आ जाती है आपका। इथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये है बच्चे आपका EDTA। शॉर्ट में पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, तो ये शॉर्ट में लिखा मिलेगा पेपर में। EDTA शब्द जो है ज्यादातर आपको यही लिखा मिलेगा। ये फुल फॉर्म हो सकता है लिखिए आपको बहुत ही कम बार देखने को मिले, बट आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। ये क्या करता है मेरे भाई? देखो, मैंने कहा था डीएनएज को अपना काम करने के लिए, डीएनएज को अपने काम के प्रति एक्टिव होने के लिए कुछ आयंस की आवश्यकता होती है, मेटल आयंस की आवश्यकता होती है मेरे भाई। तो ये क्या करेगा? ये मेटल आयन को ही बांध लेगा अपने साथ। भाई EDTA जो है ना, ये क्या करता है सर? ये मैग्नीशियम आयन जो है ना, इसको चिलेट कर देता है, चिलेट कर देता है। अब कहोगे सर चिलेट क्या है? तुम ये समझो, इसको बांध लेता है। अच्छा, केमिस्ट हमारे जब लाइफ साइंस में ये टर्म यूज होती है ना, बांधने वाले, तो उसके लिए चिलेट शब्द यूज बोलते हैं, या फिर कई बार हम ऐसा बोलते हैं चिलेटिंग एजेंट ऐसे बोलते हैं। मतलब चिलेटिंग एजेंट का मतलब क्या होगा? चिलेटिंग एजेंट का मतलब हो गया कि जो मेटल आयंस को बांध लेते हैं। तो ये एक चिलेटिंग एजेंट है, ये मेटल आयंस को बांध लेता है। इन्हें मैग्नीशियम को पकड़ के बांध दिया। अब डीएनएज को काम करने के लिए कौन चाहिए था? मेटल आयन चाहिए था, वो ढूंढ रहा है, वो मिल ही नहीं रहा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो डीएनएज को इनएक्टिव करने का सिंपल सा तरीका है, इसको डाल दो, इसको डालते ही साथ डीएनएज इनएक्टिव। ये पहला तरीका मैंने बताया आपको, ओके सर। दूसरा, हाई साल्ट कंसंट्रेशन बच्चे, दूसरा मेथड है सर हाई साल्ट कंसंट्रेशन, यानी उच्च लवण सांद्रता। समझ ही गए होगे, साफ साफ लिखा है, साल्ट की मात्रा ज्यादा कर दो। मतलब देखो, डीएनए जो एंजाइम है ना, वो किससे बना है? प्रोटीन से बना है। और जब बहुत ज्यादा साल्ट डाल दोगे तो क्या होगा? प्रोटीन का जो रिलेशन है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है मेरे भाई, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर उससे क्या होगा सर? उससे क्या होगा? आपका प्रोटीन का रिलेशन खराब हो जाएगा, एंड एंजाइम के अंदर का, उससे डीनेचर हो जाएगा और डीएनए के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा। लिख के बताता हूं भाई। एक बात बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? किसको इनएक्टिव कर रहे हैं? डीएनएज को इनएक्टिव कर रहे हैं ना। तो डीएनएज क्या है?
आप भी जानते हो सर डीएनए तो एक एंजाइम है, एंजाइम है। और एंजाइम क्या होते हैं? आप कहोगे सर एंजाइम तो प्रोटीन होते हैं। ओके सर, इतनी सी बात आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, प्रोटीन होते हैं सर। आपने जैसे ही क्या किया, आपने जैसे ही अब मान लो कि डीएनए एक प्रोटीन ही तो है, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, आपने इसमें डाल दिया उच्च लवण, हाई मात्रा में आपने साल्ट डाल दिया बच्चे, उच्च लवण डाल दिया आपने, बहुत ज़्यादा साल्ट डाल दिया। साल्ट के अंदर क्या होते हैं? साल्ट में आपका Na पॉजिटिव होते हैं, Cl निगेटिव होते हैं, यस या नो? बिल्कुल होते हैं। ये क्या करेंगे? इस प्रोटीन को डीनेचर कर देंगे। डीनेचर का मतलब होता है बच्चे इस प्रोटीन को ये विकृत कर देंगे, इसको तोड़ देंगे सर, ठीक है, इसको विकृत कर देंगे, इसको तोड़ देंगे सर, ठीक है, डीनेचर कर देंगे सर इसको। तो इस प्रोटीन को डीनेचर कर दिया जाएगा, विकृत कर दिया जाएगा। बच्चे समझिएगा इस बात को आप, विकृत हो गया ये प्रोटीन, विकृत मतलब ये डीएनए एंजाइम विकृत हो गया अपना, विकृत हो गया। तो अब ये क्या होगा? डीनेचर होने के बाद में ये आपका डीएनए को तोड़ने के लिए, भाई डीएनए एंजाइम डीएनए को तोड़ता है तो तोड़ने के लिए उसके साथ जुड़ना पड़ता है ना, तो ये विकृत हो गया तो डीएनए के साथ जुड़ नहीं पाएगा। अब ये जुड़ नहीं पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा तो उसको तोड़ेगा कैसे? तोड़ भी नहीं पाएगा। तो एक ये भी तरीका होता है, ज़्यादा साल्ट डालने से जो डीएनए एंजाइम है जो कि एक प्रोटीन ही होता है वो विकृत हो जाता है। विकृत होने से भी क्या होगा कि उसके साथ डीएनए के साथ नहीं जुड़ पाएगा तो अपना काम नहीं कर पाएगा बच्चे। ओके सर। फिर एक होते हैं प्रोटीएज इनहिबिटर, तीसरा मेथड होता है हमारे पास में प्रोटीएज इनहिबिटर। प्रोटीएज इनहिबिटर, ये प्रोटीएज भी एक एंजाइम है, प्रोटीएज अवरोधक बच्चे जिसको हम लोग कहेंगे, ठीक है, प्रोटीएज अवरोधक जिसको हम लोग कहेंगे। तो प्रोटीएज इनहिबिटर की अगर हम लोग बात करें बच्चे, ये क्या करते हैं? देखो यार, ये सामान्यतः एक एंजाइम होता है हमारे पास में, प्रोटीएज नाम से ही दिख रहा है, प्रोटीएज को इनएक्टिव करते हैं, उसको रोकते हैं, मतलब प्रोटीएज इनहिबिटर ये केमिकल्स के नाम है, कुछ केमिकल्स हैं उनकी कैटेगरी का नाम है प्रोटीएज इनहिबिटर। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जो प्रोटीएज एंजाइम है उसको इनहिबिट करना, उसको इनहिबिट करना या उसको रोकना, आप ऐसे बोल सकते हो। भाई प्रोटीएज इनहिबिटर नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसे केमिकल जो प्रोटीएज को रोकते हैं। अब क्या कहोगे मेरे भाई, ये प्रोटीएज क्या होता है? प्रोटीएज होते हैं जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है, तोड़ता है। प्रोटीएज कौन होते हैं? प्रोटीएज वो होते हैं जो डीएनएज को तोड़ता है। प्रोटीएज कौन होता है? ये एंजाइम ऐसा होता है मेरे भाई जो डीएनएज को प्यारे बच्चे तोड़ता है, ठीक है। ये प्रोटीएज जो एंजाइम है ये डीएनएज एंजाइम को तोड़ता है, याद रखिएगा, डाइजेस्ट करता है। तो देखा जाए तो ये डीएनएज को टूटने से क्या कर रहे हैं मेरे भाई? बचा रहे हैं। भाई प्रोटीएज जो एंजाइम है ये डीएनएज को तोड़ता है, यस या नो? बिल्कुल तोड़ता है सर। और डीएनएज टूट गया तो हमारा डीएनए तो बच गया ना। लेकिन मैं यहां क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं प्रोटीएज इनहिबिटर। मतलब देखो बच्चे, यहां कंफ्यूज होंगे बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ रट्टाफिकेशन में भरोसा करने आए हैं, वो कंफ्यूज होंगे क्योंकि बुक्स में भी उल्ट पुल्ट लिखा हुआ है। और मैंने देखा, मतलब मास्टर्स की किताबों में भी कुछ राइटर्स ने इसमें कुछ भी लिख रखा अपनी मर्जी से, बिल्कुल गलत लिख रखा है। अभी समझिएगा आप इस बात को। प्रोटीएज इनहिबिटर का मतलब होता है जो प्रोटीएज को काम करने से रोकते हैं। मतलब प्रोटीएज को बोलते हैं कि भाई तू डीएनएज को मत तोड़, डीएनएज नहीं टूटेगा तो एक्टिव रहेगा। और हम पढ़ क्या रहे हैं? हम तो ये पढ़ रहे हैं कि भाई डीएनएज को इनएक्टिव कैसे करना है, और कह रहे हो सर ये तो उल्टी बात हो गई। आप पढ़ा रहे हो कि डीएनएज को हमें इनएक्टिव कैसे करना है, और आप कह रहे हो कि जो डीएनएज को इनएक्टिव करने वाला आप उसको भी रोक रहे हो। तो सर कैसे होगा ये पॉसिबल? समझो मेरे भाई, बिल्कुल तह तक जाएंगे, समझ गए?
कैसे रोकेंगे मेरे भाई? तो देखो मैंने कहा भाई, एक बात ध्यान रखना, कुछ प्रोटीएज इनहिबिटर जो होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर ईडीटीए होता है। कुछ प्रोटीएज इनहिबिटर होते हैं ना, कुछ प्रोटीएज इनहिबिटर होते हैं ना, इनमें क्या होता है, ईडीटीए। और ईडीटीए क्या करता है? पहला ही फैक्टर पढ़ा था ना, कैल्शियम या मैग्नीशियम, जो ये आयंस होते हैं, इनको क्या करता है, इनको बांधता है, इनको बांधता है। और इनको बांधेगा तो डीएनएज एंजाइम अपना काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा सर। तो ये क्या करेगा, डीएनएज जो है ना वो असक्रिय हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। याद रखेगा इस बात को। देखो प्रोटीएज जो एंजाइम है वो डीएनएज को तोड़ता है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई प्रोटीएज तुम मत तोड़ मेरे भाई। तो मना करने के लिए क्या किया हमने, कुछ प्रोटीएज इनहिबिटर केमिकल्स का यूज किया। उन्होंने इसको बोला भाई सुन प्रोटीएज तो रुक, तू मत तोड़ डीएनए को, डीएनए तू मत तोड़ डीएनएज को, इसको अपना काम करने दे। लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा तू ठीक है तू मत तोड़ उसको, हम क्या करेंगे, हमारे पास में ईडीटीए है जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम को रोक देगा। तो वो डीएनएज एंजाइम वैसे ही काम नहीं कर पाएगा, तू अपना काम मत कर, हम देख लेंगे उस चीज को। तो मेरे भाई ये चीज होता है, ये जैसे ईडीटीए केमिकल्स होते हैं जो प्रोटीएज इनहिबिटर्स होते हैं ना, इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं। तो वो कैल्शियम मैग्नीशियम को रोकते हैं जिससे डीएनएज अपने आप इनएक्टिव हो जाता है, इसकी तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती। समझ गए बात को? तो प्रोटीएज इनहिबिटर जो होते हैं उसमें ईडीटीए जैसे केमिकल होते हैं जो आयंस को रोक लेते हैं, तो डीएनएज इनएक्टिव हो जाता है। वैसे आपको बता दूं कि प्रोटीएज इनहिबिटर प्रोटीएज को इनहिबिट करता है और प्रोटीएज ये काम करता है। तो दो अलग अलग मैकेनिज्म है मेरे भाई, दो अलग अलग मैकेनिज्म है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से विश्लेषण आपको नहीं मिलने वाला किसी किताब में। यस यशरा, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। चलिए सर, इतनी सी बात क्लियर हो गई आपको? ओके सर। फिर उसके बाद में एक चौथा फैक्टर होता है डीएनएज को इनएक्टिव करने के लिए, उनको बोलते हैं डीनेचरिंग एजेंट। डीनेचरिंग एजेंट, विकृत करने वाले पदार्थ, मतलब जो डीएनएज को इनएक्टिव कर देते हैं मेरे भाई। ठीक है, यशरा कह रही है सर मॉक टेस्ट ऐप पर कब अवेलेबल होगा? तो मुझे नहीं लगता कि बेवकूफ़ी वाले सवाल तुम क्यों कर रहे हो। मॉक टेस्ट कब अवेलेबल होगा? तैयारी कर ली तुम लोगों ने इतनी जल्दी? बड़े खतरनाक बच्चे हो भाई तुम। पढ़ाई करो पढ़ाई भाई, कुछ नहीं रखा है ना मॉक वॉक में। एक पेपर पिछले साल का उठा के लगा के देख लो एक बार, अपना पता लग जाएगा मॉक से क्या होगा। उठाओ एक पिछला पेपर, एप्लीकेशन पे डाल रखा है मैंने, सोल्व करके देख लो, हो गया मॉक। पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में भाई, बता रहा हूँ पहले ही मैं आपको। जितना हो सके पढ़ाई पे 8-8 घंटे दो, अब तुम्हारा टाइम आ गया अगर करना है तो। ऐसा तो है नहीं कि तुम 6 महीने से लगे हुए, तुम महीने 2 महीने वाले बच्चे हो, मुझे पता है। तो उस टाइम को भी तुम अगर ये मॉक वॉक पे कितना टाइम खराब करोगे? 3 घंटे रोज मॉक पे बैठोगे तुम? पढ़ाई करो पढ़ाई मेरे भाई। ये पढ़ाई के बीच में तुम्हारे मॉक की टेंशन हो रही है, जब तुम्हें कंसेप्ट चले तब तुम्हें मॉक की टेंशन हो रही है कि सर मॉक कब होगा। पढ़ाई तो तुम कर नहीं रहे हो, ठीक है ना? पढ़ाई करो और टाइम खराब मत करो दूसरे बच्चों का भी। तो मैंने कहा डीनेचरिंग एजेंट, विकृत करने वाले पदार्थ बच्चे। तो ये क्या होते हैं, केमिकल का नाम आपको बताऊंगा मैं, याद रखिएगा, बार बार यूज होगा, एसडीएस। एसडीएस एक ही केमिकल का नाम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, एसडीएस जिसको बोलते हैं सोडियम डोडेकाइल सल्फेट। सोडियम डोडेकाइल सल्फेट, सोडियम डोडेकाइल सल्फेट। समझ गए बच्चे? सोडियम डोडेकाइल सल्फेट के नाम से इसको बोला जाएगा मेरे भाई। तो ये एसडीएस ये क्या करता है, ये डीएनए जो है ना उसकी एक्टिव साइट होती है, डीएनए एंजाइम जो होता है उसकी जो एक्टिव साइट होती है मेरे भाई, उन एक्टिव साइट्स को क्या करता है, ये नष्ट कर देता है। तो जिससे डीएनए आपका जुड़ ही नहीं पाता, डीएनए के साथ नहीं जुड़ेगा, तोड़ भी नहीं पाएगा। तो ये होता है आपका डीनेचरिंग एजेंट, मतलब एक्टिव साइट को विकृत कर दी इन्होंने।
तो ये 4 फैक्टर होते हैं बच्चे। उम्मीद करता हूँ भविष्य के लिए आप लोग याद रखेगा इन सभी को, है ना। और अच्छे से जम के पढ़ाई कीजिए प्यारे बच्चे, सारे मिथ सारी चीज़ों से दूर रहें। पहला काम होता है अच्छे से सिलेबस कीजिए और बिल्कुल सटीकता से अपना परिणाम आएगा बच्चे। बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ मैं, अपनी ही एक अलग थिंकिंग पैटर्न बनाए हुए हैं एग्जाम को क्रैक करने का, वो अपना ही दिमाग में अपने ही मेथड्स लेके चल रहे हैं, वास्तविकता के 1% भी पास नहीं है वो, बस अपने ही मन में चल रहे कि ऐसा हो जाता होगा, ऐसा होएगा, वैसा होएगा, और वास्तविकता कुछ और ही है। कोई भी एग्जाम आपको बता देता हूं, भारत में किसी भी सरकारी पद पर कोई ऐसा व्यक्ति कभी सिलेक्ट नहीं होता जो कि 2-4 महीने की तैयारी में बन जाए। इतनी बता दे रहा हूं आपको मैं। मन में वहम है, निकाल दो। हाँ, ये होता है कई बार कि एलिजिबिलिटी टेस्ट हमारे 3-4 महीने में पास हो जाते हैं, या फिर मेहनत को बढ़ा दो तो एलिजिबिलिटी टेस्ट फिर भी हो जाते हैं, लेकिन फाइनली सिलेक्शन कभी आपकी मेरे भाई महीनों की मेहनत होती है, वर्षों की भी कह सकते हो। जब तक कंटिन्यूटी के साथ में एटलीस्ट 1 साल तैयारी या 6 महीने तैयारी नहीं करते, एटलीस्ट 6 महीने 1 साल नहीं करते, वो हर बच्चे पे वेरी करता है। एलिजिबिलिटी हो जाता है 3-4 महीने में, बिल्कुल हो जाता है, ये श्योर बात है अगर आप मेहनत बढ़ाते हो। बट वो ऐसे नहीं होगा। मॉक टेस्ट केवल पेपर के आसपास में 10-15 दिन पहले, आप एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप कभी आप वो देते हो भाई। एलिजिबिलिटी टेस्ट हमारे राज्यों के लेवल पे भी होते हैं, जैसे सेट एग्जाम बोलते हैं, सेंटर लेवल पे होता है, नेट एग्जाम होता है। खैर नेट जो एग्जाम है वो 2-4 महीने में नहीं होगा, उसमें साल लगते हैं, 6 महीने से 1 साल की कड़ी मेहनत चाहिए होती है। सेट कोई बच्चा अगर कर रहा है तो सेट वाले पेपर के अंदर उस बच्चे को मैं मानता हूँ कि एलिजिबिलिटी टेस्ट राज्यों के ज़्यादा कठिन नहीं आते, तो वो 3-4 महीने में फिर भी हो जाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। बट मॉक टेस्ट तो आप पेपर के आसपास में लगा लेंगे, 2-4 लगा लेंगे, 2-4 पेपर सोल्व कर लेंगे। और हालांकि मैं इतनी कह रहा हूँ कि वो तब बेनिफिट होगा, वो भी जब पूरा सिलेबस आप ढंग से किया हो। उससे पहले क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं बनता बच्चों को। तो मेहनत कीजिए बच्चे, सटीकता के साथ कीजिए, सही रास्ते पे चलिए, रैंडमली मत भटकिए। कई बार बच्चे कॉल करते हैं, सर मुझे कुछ भी करके सर ये एग्जाम क्रैक करना है। मैं बोलता हूँ कुछ भी करके नहीं, सिर्फ पढ़ के होगा। एग्जाम क्रैक करना है, मुझे भी प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनना है अलग बात है, मैं मोटिवेट हो गया कहीं से अलग बात है, लेकिन जो रास्ता तय करना पड़ेगा वो तो बहुत बोरिंग होगा, वो रास्ता तो बहुत बोरिंग होने वाला है। एक एक मिनट जब बैठोगे पढ़ने के लिए, तब आपको मस्तिष्क फ्रस्ट्रेट होगा, थिंकिंग पैटर्न आपको बदलने पड़ेंगे, नए नए सोर्स ढूंढने पड़ेंगे सीखने के। वो रास्ता आप तय करिए ना, वो तो अपने आप ही बन जाओगे जो आपको बनना है। चलिए बच्चे, तो रखते हैं सेशन हमारा आज का, इसको अच्छे से कीजिए प्रिपेयर। मिलते हैं फिर कल अपने सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।